Hello student, welcome to my channel again. Myself Abhishek Dubey, and again we are today going to discuss about chapter number 1 from class 10th, which is chemical reaction and equations. So in this video we will discuss about what is a chemical reaction, what is an unbalanced chemical equation, what is a balanced chemical equation, and the most important thing that we learn here today is that हाउ कैन वी बैलेंस एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखते हैं हम सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स जनरली क्या होंगे, ये रिएक्टेंट्स या तो कोई एलिमेंट होंगे या तो कोई कंपाउंड होंगे। उसी तरीके से बनने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। तो ये सब्सटेंस प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट या बनने वाले प्रोडक्ट्स को जनरली हम नेम ना लिख करके सिंबल, अगर सपोज करो कोई एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ सिंबल्स यूज कर लो, और अगर कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर आप जनरली क्या यूज करो, उसके फॉर्मूले यूज कर लो, है ना। तो जब हम सिंबल्स या फॉर्मूले यूज करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के लिए यूज करना हो चाहे वो प्रोडक्ट के लिए यूज करना हो, तो इसे हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट एंड प्रोडक्ट को उनके नेम से ना रिप्रेजेंट करके उनके सिंबल्स या फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे एक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है सिंबल ऑफ जिंक क्या होता है, Zn। उसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4। उसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट होगा ZnSO4, और फॉर्मूला ऑफ H2 जो होगा, सॉरी हाइड्रोजन जो होगा वो H2 होगा। तो यहाँ पर इसी केमिकल रिएक्शन को जो आप ऊपर की साइड पे देख रहे हो, इस केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे ना लिख करके उनके सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू लिखें। जैसे कि Zn के लिए हमने क्या लिख दिया, जिंक के लिए हमने क्या लिख दिया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने क्या लिख दिया H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए हमने क्या लिखा ZnSO4, और हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिखा H2। तो अभी जो आपको नीचे इक्वेशन दिखाई दे रहा है इसे एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपको पता ही है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और उसी तरीके से प्रोडक्ट किसको कहते हैं, जनरली द सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। चलिए हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आपको केवल डेफिनेशन याद रखने हैं। डेफिनेशन याद करके मेनली सीखना क्या है, हाउ कैन यू बैलेंस एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक तो वही है, बट पहले हम डेफिनेशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेशन बताया भी गया है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ बैलेंस इक्वेशन, ओके। तो यहाँ पर अ लगा लेना आप, छोटा पड़ा है। अ बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ओके, ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स is equal to the number of atoms of each element in product, ओके। ऐसा कंडीशन मिले कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम के इक्वल हो, तो उसे एक बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये रिएक्टेंट है और ये वाला जो पार्ट है वो प्रोडक्ट है। आप रिएक्टेंट के साइड में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जिंक का जो नंबर अगर आप काउंट करोगे रिएक्टेंट के साइड में तो जिंक इधर कितना है 1, और प्रोडक्ट के साइड में भी जिंक कितना दिख रहा है 1। तो दोनों साइड आपको इक्वल दिख रहा है, जिंक का जो नंबर है दोनों साइड, जिंक के एटम का नंबर दोनों साइड 1 है। वैसे ही हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है 2,
इधर भी हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, यानी कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट, ये भी दोनों साइड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के साइड पे 2 है। उसी तरीके से अगर आप सल्फर ऑक्सीजन को देखो तो 4 ऑक्सीजन इधर को दिखेगा, 4 ऑक्सीजन इधर को दिखेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। उसी तरीके से अगर आप सल्फर को ध्यान से देखो तो इधर सल्फर कितना दिख रहा है 1, इधर सल्फर कितना दिख रहा है 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सल्फर भी बैलेंस है। तो आप क्या देख रहे हो कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट के साइड पे हैं, चाहे वो जिंक हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, उनका नंबर प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ एटम से मैच कर रहा है, तो इसको एक बैलेंस इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान देना है, ये गलती से मिसप्रिंट है हमारा, यहाँ पर ये अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, क्या बताया गया है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, अनबैलेंस कहने का मतलब क्या हुआ, वही चीज़ है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in reactants is not equal to what, number of atoms of each element in product, ओके। सो ऐसा हो कि किसी केमिकल रिएक्शन में इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स के साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ना हो, तो इसे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अभी फिर से आप यहाँ पर काउंट करना, रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट करना, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के साइड में आप कितना हाइड्रोजन देख रहे हो 2, ठीक है, और प्रोडक्ट के साइड में भी आप कितना हाइड्रोजन देख रहे हो 2, यानी कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है इस साइड को। बट जब आप ऑक्सीजन को देखते हो तो रिएक्टेंट के साइड पे ये 2 तो दिखाई दे रहा है, बट प्रोडक्ट के साइड पे ओनली 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस को जनरली हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस बोलते हैं, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन अनबैलेंस है। और अगर ये अनबैलेंस है तो हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करना बहुत ही सिंपल होता है, आप ही सोचो इसको बैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हो। आप क्या करो, ध्यान से देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट को देखोगे तो ये 1 है, हम कभी भी सबस्क्रिप्ट पे 2 नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉफिशिएंट को 2 करना पड़ेगा। कॉफिशिएंट को 2 करने का मतलब हुआ कि जब आप यहाँ 2 रख रहे हो तो ये 2, ये जो सबस्क्रिप्ट है हाइड्रोजन का और ये जो कॉफिशिएंट है हाइड्रोजन का, दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, और ऑक्सीजन 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। तो हमने तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, बट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें रिएक्टेंट के साइड पे भी हाइड्रोजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर 2 रख देंगे। अगर आप यहाँ 2 रख देते हो तो ये सबस्क्रिप्ट और कॉफिशिएंट इनटू होकर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। चलिए आज हम कुछ और टॉपिक लेते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। और फिर जब हम बैलेंसिंग सीख जाएंगे तो फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंसिंग में। जैसा कि आप इक्वेशंस को देख सकते हो, क्या दिया हुआ आपके पास, Na यानी कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आज इसको बैलेंसिंग करने के हम 2 मेथड सीखेंगे, है ना। एक को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। दोनों मेथड इजी है। हीट एंड ट्रायल मेथड कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो वो फेल हो सकता है। बट ये शॉर्टकट मेथड एक ऐसा मेथड होगा जिसे अगर आप सीख जाते हो तो इसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड
में थोड़ा आप कंफ्यूज रहोगे, बिकॉज वो विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते। लेकिन शॉर्टकट मेथड में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो 4-5 क्वेश्चंस, तो उसके बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को जनरली बैलेंस कर सकते हो। तो चलिए 10th लेवल पे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड सीख लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपके पास कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बन क्या रहा है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें देखना है रिएक्टेंट के साइड को, ओके, एंड प्रोडक्ट के साइड को। तो दो ही एटम आपको दिखाई दे रहे हैं रिएक्टेंट के साइड में, एक तो सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। उनके नंबर को काउंट कर लीजिए। सोडियम कितना है, 1। अच्छा, प्रोडक्ट के साइड में भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, सोडियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। काउंट करिए, रिएक्टेंट के साइड में 1 है, इधर के साइड पे क्या दिख रहा है, सोडियम 2 है। ऑक्सीजन को काउंट करें, तो ऑक्सीजन को जब आप काउंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट के साइड पे आपको ओनली 1 ही ऑक्सीजन दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं ये इक्वेशन एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, चूँकि आप देख सकते हो ना तो सोडियम बैलेंस है ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो चलिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कॉफिशिएंट 2 कर देना है प्रोडक्ट के साइड पे। जैसे ही आप प्रोडक्ट के साइड पे कॉफिशिएंट को 2 करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉफिशिएंट है ना, ये जो कॉफिशिएंट है और ये सोडियम का जो सब्सक्रिप्ट है, ये दोनों आपस में इंटू होकर 2 × 2 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि हमने बैलेंस कर लिया है ऑक्सीजन को। रिएक्टेंट के साइड में भी 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, प्रोडक्ट के साइड में भी 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को सोडियम को कर दिया है अनबैलेंस। तो चलिए सोडियम को बैलेंस करते हैं। आप बताओ सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे। सोडियम को बैलेंस करने के लिए आप सोडियम के आगे 4, ठीक है, एज अ कॉफिशिएंट रख दोगे। जैसे ही आप यहाँ 4 रखोगे तो 1 × 4 है ना, सोडियम भी हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने इसे बैलेंस कर दिया। तो ये तो था हमारा क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। आइए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, देखिए शॉर्टकट मेथड को समझना है, 2-4 के बाद आपको ये इजी लगने लगेगा। 2-4 क्वेश्चन जहाँ करोगे ना इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जितने भी एटम्स चाहे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड पे दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए। तो सोडियम कितना है, Na कितना, कितना अभी नहीं मतलब है, आपको सबको लिख लीजिए। सोडियम है, ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए C। अब रिलेशन मिलाइए, ध्यान से देखिए। सोडियम का इस रिएक्टेंट के साइड पर सब्सक्रिप्ट कितना है, 1। कॉफिशिएंट कितना है, A, तो 1 × A करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट के साइड पे ध्यान से देखिए। सोडियम का सब्सक्रिप्ट कितना है, 2, ठीक है, और कॉफिशिएंट कितना है, C। 2 × C क्या होगा, 2C। तो हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, A = 2C। ऑक्सीजन पर ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन क्या देख रहे हो आप, तो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। कॉफिशिएंट कितना है, B। सब्सक्रिप्ट कितना है, 2। 2 × B कितना हो गया, 2B। इक्वल का साइन दीजिए। रिएक्टेंट के साइड पे ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए। सब्सक्रिप्ट कितना है, 1। 1 × C क्या होगा, C। चलिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया, A = 2C एंड 2B = C। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी, चाहे A को या C को या B को, किसी को भी आपको A1 मान लेना है। ठीक है, ध्यान रहे अभी हमें केवल 2 ही इक्वेशन मिला है। कभी कभी क्या होगा, हमारे पास 3, 4, 5 इक्वेशन आ जाएंगे। तो उस समय हमें 1 किसे मानना है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। सपोज करो हमारे पास 5 इक्वेशन है और 5 में 3 ऐसे इक्वेशन जहाँ A दिखाई दे रहा है, तो हमें A को 1 मान लेना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। हम लेट कर लेते हैं A = 1। अगर आप A = 1 मान लो तो ये जो इक्वेशन होगा आपको क्या दिखेगा, A की जगह पे आप 1 लिख दोगे, 2C। ठीक है, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। चलिए
सी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 2b इक्वल टू 1/2, ठीक है। 2 को उधर भेजोगे, 2 नीचे को चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो चलिए हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। हमारी ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, Na प्लस O2 इक्वल टू Na2O। चलिए पुट करिए, ए की जगह पे क्या पुट करोगे आप, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर ए की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, ए की वैल्यू कितनी मानी आपने, 1, यहाँ पे 1 पुट करिए। बी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट है बी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1/4, चलिए वो रख दीजिए। अब सी कहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हो सोडियम ऑक्साइड का कॉफिशिएंट है 2, वहाँ पे आप वहाँ पर आप क्या रखोगे, सी के जगह पे आप रख दोगे 1/2, ओके। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या देख रहे हैं, जितने भी कॉफिशिएंट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1, मतलब 1/1, इसका कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1/4, इसका कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1/2। हर एक कॉफिशिएंट के डिनोमिनेटर को देखते हुए एलसीएम निकालिए। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, और ये 1 बार में। चलिए फिर 2 के टेबल में 1 बार में, 1 बार में, तो जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, एलसीएम जो हमारा आ रहा है वो 4 आ रहा है। यानी कि अब हमें क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी ए बी सी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, या जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, उन सब में आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो कितना हो गया, 4 इंटू Na प्लस 4 इंटू 1/4 O2, और ये हो गया 4 इंटू 1/2 Na2O, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na 4Na प्लस कैंसिल आउट O2 इज इक्वल टू 2 Na2O। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज किया, ठीक है, तो कुछ बैलेंसिंग ऐसा ही आ रहा है। तो इस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ये जो हमारा शॉर्टकट मेथड है। और ये जो मेथड देख रहे हो वो हीट एंड ट्रायल मेथड है। हम और एग्जांपल्स के थ्रू इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। जब वो स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पर वाटर और जनरली वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए पहले हम इसमें सबसे पहले क्या यूज करें, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में जनरली क्या होगा, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम। केमिकल इक्वेशन दिया हुआ क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 स्प्लिट हो रहा है, H2O प्लस का O2 फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड में तो जैसा आपको पता है कि आप पहले रिएक्टेंट्स के साइड में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साइड में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं, कौन कौन से एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर कितना है 2, इधर कितना है 2। ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, इधर कितना है 2, बट इधर कितना है, तो आप देख सकते हो 1 और 2 3। तो ऐसा नहीं कि हम 3 लिख देंगे, हम इसे अलग अलग लिखेंगे, 1 + 2, ठीक है। यानी कि इधर 3 है, 1 + 2। अब हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर ऑड इवन का चक्कर आ रहा है, इधर 2 है, इधर को 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑड इवन के चक्कर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 लगाओगे तो पहले जो हाइड्रोजन 2 था वो 2 × 2 कितना हो गया 4, ओके। बट इस साइड में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन 1 था, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आपको 1 दिख रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने इधर के साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को भी 4 कर दिया, ऑक्सीजन को भी 4 कर दिया। अगर ऑक्सीजन को 4 करना है और हाइड्रोजन को 4 करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 रख दो, यहाँ पे कॉफिशिएंट एज 2 रख दो, देन 2 × 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो अभी क्या होगा, ये इक्वेशन हो चुका है बैलेंस। आप देख सकते हो इधर हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन दोनों साइड पे ऑक्सीजन कितना है 4।
तो हमने इसको बैलेंस कर लिया। ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। अब आइए शॉर्टकट मेथड। इसी चीज़ को शॉर्टकट पे भी सीख लेते हैं, क्योंकि सीखना तो हमें दोनों है और शॉर्टकट दोनों सीखना है। ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा मैं मानता हूँ। चलिए फिर से हम लिख लेते हैं। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 रिएक्ट करके वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो शॉर्टकट मेथड में मैंने पहले ही बताया क्या करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करिए, आप हर एक एलिमेंट और प्रोडक्ट के ऊपर ए, बी और सी लिख लीजिए। ठीक है, अब आप जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जितने भी एटम्स बन रहे हैं उनको लिख लीजिए। तो यहाँ जनरली हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा रिलेशन निकालिए। क्या, यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोफिशिएंट है उसको इधर के साइड के ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा, 2 इंटू ए, 2a इक्वल का साइन दीजिए। इस साइड पे आइए, इधर पे हाइड्रोजन कितना है, 2 इंटू बी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कोफिशिएंट कितना है वाटर का, b, और हाइड्रोजन कितना है, 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2b। चलिए ये काम हो गया ख़त्म। इधर को आइए, ऑक्सीजन पे ध्यान से देखिए, इधर कितना है, सब्सक्रिप्ट 2, कोफिशिएंट कितना है, a, मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, 2a। चलिए प्रोडक्ट के साइड पे आइए, क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन कितना है, 1 और इंटू बी, यानी कितना मिल गया आपको, इधर से b और इधर भी ध्यान देना है आपको, प्लस लिख करके अब आपको क्या करना है, 2 इंटू सी। ये सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मत समझ जाना, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट पे सी माना है जो एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा 2 इंटू सी क्या हो गया, 2c। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ये। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट करते हैं a इक्वल टू 1। ठीक है, आप किसी को भी 1 मान सकते हो, बट अपने मन का है, किसी को भी 1 मान लो। चलिए तो अगर आप a इक्वल टू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2b, है ना। तो क्या देख रहे हो आप, 2 इज इक्वल टू 2b, या b की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2/2, यानी कितना आ गया, 1। चलिए हमने b की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब c की वैल्यू निकालनी है, हमें ऑलरेडी a की वैल्यू पता है, 2 इंटू 1, और b की वैल्यू हमने निकाल ली, वो भी 1 आया है, प्लस का 2c, यानी क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2c। चलिए 1 को उधर भेज दीजिए तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 उधर आके इक्वल टू 2c, या 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2c, यानी कि c की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 1/2। तो चलिए हमने a निकाल लिया, हमने b निकाल लिया, b इक्वल टू 1 था हमारे पास, हमने c निकाल लिया। अब इस सारी वैल्यू को हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इस इक्वेशन में। तो हम पहले फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन। चलिए ए बी सी की वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू क्या है, 1/2। प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब्सक्रिप्ट में कभी भी डेनोमीटर में कुछ नहीं रहने देना, और अगर डेनोमीटर से हटाना है तो आप ध्यान से जितने भी कोफिशिएंट दिख रहे हैं सारे कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। सारे के डेनोमीटर को क्या देख रहे हो आप, सारे के डेनोमीटर में 1, 1 और 2 आ रहा है, तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम तो सिंपल आएगा, सिंपली आप देख सकते हो 2 ही आने वाला है। यानी कि आप जितने भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देख रहे हो सब में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 इंटू H2O2, ओके, फिर हो गया 2 इंटू H2O, और यहाँ पर जब आपने 2 रखा तो 2 इंटू 1/2, यानी 2/2O2, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो गया, 2H2O2, ओके, इक्वल टू 2H2O प्लस का O2, यानी कि हमारा इक्वेशन हो गया है अब बैलेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, याद करो, ये वाला हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग किया था, और ये देखो ये शॉर्टकट मेथड से बैलेंस किया है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से या तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेंगे या तो शॉर्टकट मेथड यूज कर लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस का वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल मेथड पहले यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड में मैंने पहले ही बोला है
कि आप रिएक्टेंट के साइड में जितने भी एलिमेंट्स के एटम है उनको काउंट कर लीजिए और प्रोडक्ट के साइड में जितने भी एलिमेंट्स ऑफ एटम है उनको काउंट कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दोनों के साइड के मैग्नीशियम को काउंट करिए। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 है, लिख दीजिए। चलिए इसी तरीके से आप ऑक्सीजन को काउंट करिए। दोनों के साइड के ऑक्सीजन को जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि ये जो 2 जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2 × 1 ऑक्सीजन कितना है 2 है। इधर के साइड के देख रहे हो तो कितना ऑक्सीजन है 1 है। चलिए हाइड्रोजन को भी ऐसे ही देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना है तो यहाँ पर 2 × 1 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस वाले रिएक्टेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है तो हम सीधे 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में टोटल 3 दिख रहा है, बट हम डायरेक्टली 3 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 + 1। अच्छा इधर के साइड पे देखो कितना हाइड्रोजन है 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बचा कौन क्लोरीन। क्लोरीन देखो रिएक्टेंट के साइड में कितना दिख रहा है 1, ठीक है, और प्रोडक्ट के साइड में कितना दिख रहा है 2। चलिए अनबैलेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन अनबैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन अनबैलेंस दिख रहा है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीनों अनबैलेंस। बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करें तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कारण एक ऑड इवन, ठीक है, का एक ऑड इवन जैसा एक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के केस में आप ऑड इवन का केस देख सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन ओनली 2 है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें। हाइड्रोजन को बैलेंसिंग करने के लिए हम रिएक्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 2। जब आपने यहाँ पर 2 रख दिया तो ये 1 जो हमने लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन के लिए लिखा था उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 2 + 2 = 4। चलिए हाइड्रोजन इधर हो गया 4। इधर के साइड में भी हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं और इधर के साइड में अगर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 रख दीजिए। जब आप यहाँ 2 रख दोगे हाइड्रोजन तो ये भी 2 × 2 होकर कितना हो जाएगा 4। और उसी तरीके से यहाँ 2 रखने से ऑक्सीजन का भी नंबर चेंज होकर कितना हो गया है 2। तो हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया हुआ है, हमने हाइड्रोजन को कर दिया है बैलेंस और साथ में उसके चक्कर में ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। अब क्लोरीन का जो है, अच्छा जब आपने यहाँ पर 2 रखा था ना, जब इस जगह पे आपने 2 रखा था यहाँ पर तो उसके कारण क्लोरीन भी हो चुका था बैलेंस, ठीक है, 1 × 2 होकर ये भी हो चुका था 2। तो अब देखो ये केमिकल इक्वेशन हो चुका है बैलेंस, ठीक है। मैग्नीशियम 1 1 दोनों साइड, ऑक्सीजन 2 2 दोनों साइड, हाइड्रोजन 4 4 दोनों साइड, क्लोरीन 2 2 दोनों साइड। तो एक बैलेंस इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को जनरली हम किस मेथड से सीखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से, सॉरी शॉर्टकट मेथड से। चलिए शॉर्टकट मेथड को हम देखते हैं क्या है। चलिए हम फिर से पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारा, अगर इक्वेशन देखोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या बन रहा है वाटर। चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड तो आपने सीख लिया। अब मेनली आपको सीखना क्या है, अब इसी केमिकल रिएक्शन को जनरली हम किससे सीखेंगे, इसी केमिकल रिएक्शन को जनरली हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड आपको ऑलरेडी बताया गया है क्या कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहे हैं सब पे A B C अपने मन से रखना है। यहाँ पे हमने A रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने B रख दिया, यहाँ पे हमने C रख दिया और यहाँ पे हमने D रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। क्या बनाने हमें, इक्वेशंस बनाने हैं। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, ध्यान से देखिए। जितने भी एटम आपको दिखाई दे रहे हैं चाहे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आप एक साइड लिख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम लिख लिया, और क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लोरीन दिख रहा है, यानी 4 एटम्स दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनाने हैं। तरीका क्या है, मैग्नीशियम के कोफिशिएंट को ध्यान से देखिए, 1 है, नॉट कोफिशिएंट सॉरी, सबस्क्रिप्ट को देखिए 1 है। और यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखोगे कोफिशिएंट कितना है, A, 1 × A कितना हो गया A। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए A।
प्रोडक्ट के साइड पे जाइए। अब इधर तो कोई मैग्नीशियम है नहीं रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में आप मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इक्वल का साइन दीजिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सबस्क्रिप्ट कितना है मैग्नीशियम का 1, तो 1 इंटू सी कर दीजिए, कितना हो गया ए इज इक्वल टू सी, एक इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, ऑक्सीजन पे आइए। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको, तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का जो सबस्क्रिप्ट है 1 इंटू 2 और सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई करिए, कॉफिशिएंट तो हो गया ये 2a। रिएक्टेंट के साइड में अब कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट के साइड पे आइए। प्रोडक्ट के साइड पे ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, इस जगह पे, यानी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है 1 और कॉफिशिएंट कितना है 2, 1 इंटू डी कितना हो जाएगा डी, तो ये इक्वेशन अपने पास मिल गया। चलिए हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, अगर आप हाइड्रोजन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट के साइड पे दो जगह हाइड्रोजन दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। यानी कि इससे कैसे लिखेंगे हम, तो हम ऐसे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट देखिए कितना हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, यानी 2 सबस्क्रिप्ट है और कॉफिशिएंट कितना है ए, तो यहाँ पर हो गया 2a। अभी क्या करना है, फिर प्लस का साइन देके इस हाइड्रोजन के लिए ध्यान से देखना है। इस हाइड्रोजन में क्या दिख रहा है, सबस्क्रिप्ट कितना है 1, तो 1 इंटू बी, यानी कितना b इक्वल टू कितना आया, इधर के साइड पे जाइए, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको, इधर हाइड्रोजन यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 2 दिख रहा है और उसका कॉफिशिएंट कितना है d, तो 2 इंटू डी क्या आ गया 2d। क्लोरीन पे आइए, इस साइड पे क्लोरीन को ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट के साइड पे क्लोरीन कितना दिख रहा है, सबस्क्रिप्ट 1 है और कॉफिशिएंट कितना है 1 b, तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा b। ओके, अच्छा क्लोरीन को इस साइड पे देखिए, प्रोडक्ट के साइड पे इक्वल का साइन दीजिए, प्रोडक्ट के साइड पे देखिए सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो 2 इंटू सी कितना हो गया 2c। तो यहाँ पर आपके पास 4 इक्वेशंस आ चुके हैं, ठीक है। अब बारी है इनको सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो भी वेरिएबल ज़्यादातर इक्वेशन में दिखाई दे उसको इक्वल टू 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम a को 1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट क्या किया हमने, हमें क्या करना है, लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1, हमने a को 1 माना। देन आप ध्यान से देखोगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू सी, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 1। चलिए अगर a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू डी, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा, अब a की वैल्यू अपने पास है, d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, उसे यहाँ पुट करिए, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कितना आ गया 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये 2 उधर जाकर क्या होगा, ये 2 को अगर आप इधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, यानी 4 अपनी जगह पे, 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलिए यहाँ तक तो आ गया, c की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास a b c सबकी वैल्यू आ चुकी है, d की भी वैल्यू आ चुकी है, तो अब इस इक्वेशन का कोई वैल्यू नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व करो ना करो, हमें बस a b c d से मतलब था। अब इसी इक्वेशन को आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इक्वेशन जो था MgOS2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा था किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा था वो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस क्या बन रहा है, साथ में हमारा बन रहा था यहाँ पर वाटर H2O। याद करिए a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू देख रहे हो आपने कितना माना था 1, तो यहाँ पर रखिए 1। b की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, ध्यान से देखिए b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हमें b रखना है, यानी हम 2 रख देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो c की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो यहाँ पर हमें c रखना था, तो यहाँ c की वैल्यू रख देते हैं 1, और यहाँ पे हमें क्या वैल्यू रखना था d की, है ना, यहाँ पे हमें क्या रखना है d की वैल्यू देखनी है वाटर की जगह पे, तो d की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी आई है 2 आई है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। देखो बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर MgOS2 प्लस 2HCl, ओके, क्या बना MgCl2 प्लस 2H2O। तो देखो ये बैलेंस इक्वेशन हो चुका है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो जो बैलेंसिंग हमने यहाँ पे किया था सेम वही बैलेंसिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
यानी कि एक बैलेंस इक्वेशन है। हमने दोनों मेथड सीख लिए, हमने हीट एंड ट्रायल मेथड भी सीखा और हमने शॉर्टकट मेथड भी देखा। आपको जो इजी लगे वो उससे बनाइए। हाँ, इसका एक बेनिफिट है, मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा है बट गलती होने के चांसेस नहीं है। बट इसमें क्या है कि अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है ना, तो वहीं पर आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोनों मेथड सीख लीजिए। जहाँ लगता है कि नहीं केवल नज़रों से देखकर हम उसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कर दीजिए। जहाँ लगे कि नहीं भाई कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पा रहा है, आप फटाफट शॉर्टकट मेथड यूज कर लीजिए। चलिए लास्ट एक इक्वेशन और देख लेते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। इससे ज़्यादा करवाने पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब तक 35 मिनट हो चुका है इस वीडियो का, जिसमें हमने केवल ये पाँचवा बैलेंसिंग करना हम सीख रहे हैं। तो जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं आगे करवा लूँगा, हालांकि इससे ज़्यादा कि मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अगला बैलेंसिंग कैसे करना है। तो पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड पे देख लेते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास, रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट। क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट। एक मिनट पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। साथ में क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। चलिए इसे बैलेंसिंग करना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो पहले ही बताया था, रिएक्टेंट के साइड जितने भी एटम ऑफ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लीजिए, और प्रोडक्ट के साइड पे भी आप एटम ऑफ एलिमेंट्स को लिख लीजिए। एल्युमिनियम है रिएक्टेंट के साइड पे भी, प्रोडक्ट के साइड पे भी। देखो यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन अलग अलग ना लिखकर अगर हम एक साथ लिख दे तो ज़्यादा बेटर है इस रिएक्शन के लिए। तो हम पूरा सल्फेट ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। सोडियम देख लेते हैं, सोडियम इधर भी और इधर भी है। और क्या दिख रहा है आपको, सोडियम के अलावे हाइड्रोजन दिख रहा है दोनों साइड को, और साथ में ऑक्सीजन दिख रहा है दोनों साइड को। काउंट करते हैं, एल्युमिनियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड में ओनली 1। चलिए सल्फेट, मैंने पूरे सल्फेट को ले लिया, मैंने सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग सेपरेट आउट नहीं किया है, पूरा सल्फेट लिख लिया है। इधर के साइड पूरा सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 3 है। इधर के साइड पूरा सल्फेट आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो 4 मत बोल देना, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर सल्फेट कितना है, 1 है, ठीक है। ये सल्फेट पूरा 1 है, ये ऑक्सीजन भले 4 है बट सल्फेट यहाँ कितना है, 1 है। चलिए इसको थोड़ा मैं फिर से इरेज कर देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो गए तुम। ये हो जाएगा सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट कितना है, 1 है, ठीक है। ठीक है, सोडियम कितना है, रिएक्टेंट के साइड पे सोडियम देखना कितना है, 1 है। प्रोडक्ट के साइड पे देखो कितना है, 2 है। हाइड्रोजन को थोड़ा ध्यान देना, हाइड्रोजन कितना है, 1 रिएक्टेंट के साइड पे। प्रोडक्ट के साइड पे अगर आप हाइड्रोजन को ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, 3। चलिए ऑक्सीजन को थोड़ा ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट के साइड पे कितना है, 1। अब ये मत सोचने लग जाना कि इधर भी ऑक्सीजन है, मैंने सल्फेट के साथ ले लिया है उसे, केवल इसे देखो कितना है, 1। इधर देखो प्रोडक्ट के साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 3। इधर मत घुस जाना कि यहाँ का ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हमने सीधे यहाँ पर काउंट कर लिया उसे। अच्छा चलिए यहाँ तक हो गया सब सही, हमने काउंट कर लिया। अब सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, तो चलिए सल्फेट को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इधर के साइड सल्फेट 3 है और इधर के साइड सल्फेट कितना दिख रहा है आपको, ओनली 1, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। यहाँ जब आप 3 लगाओगे तो सोडियम जो था पहले कितना था, 2 था, तो उसके सबस्क्रिप्ट को और कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। सल्फेट कितना हो जाएगा, सल्फेट होगा 3। चलिए यहाँ लिख दिया 3, ओके। यानी कि हमने सल्फेट को बैलेंस कर दिया, उसके चक्कर में हमने क्या किया, सोडियम को अनबैलेंस कर दिया। किस साइड को, रिएक्टेंट के साइड को। प्रोडक्ट के साइड पे तो 6 है और सोडियम के इधर देखो रिएक्टेंट के साइड पे ओनली 1 है। एक काम करते हैं, इसे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 6 लगाते हैं। अगर यहाँ 6 लगाओगे तो ये भी 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 6, और 6 1 जा 6। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6, ठीक है, ओके। अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस है, इधर 6 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, और एल्युमिनियम भी अनबैलेंस है।
तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 रख दीजिए। अगर यहाँ 2 रख दोगे तो प्रोडक्ट के साइड पे ये एल्युमिनियम 2 से इंटू के 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू, ध्यान देना इस ब्रैकेट को खोलने के बाद ये सबस्क्रिप्ट अभी 1 है, बट 1 इंटू 3 और इंटू 2, तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, तो ये यानी कि यहाँ पर 6 हो गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन में 1 इंटू 3 3 और इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो हो गया ये बैलेंस। कौन से मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से। आइए इसी को अब हम किसके थ्रू सीखते हैं? इसी को अब हम सीखेंगे जनरली शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड के लिए 1 मिनट। तो आइए इसी मेथड को अब हम जनरली शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं इसी रिएक्शंस को। तो जनरली कैसे क्या जो भी रिएक्शन दिया लिख लेते हैं हम पहले। हमारे पास रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। बन क्या रहा है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOS3 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो हमने रिएक्शन लिख लिया। याद है ना मेथड? क्या करते हैं हम? जनरली कॉफिशिएंट लिख देते हैं हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे A, B, C, D। ओके, यहाँ तक कर लिया हमने काम। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? तो अब जितने भी एटम्स दिख रहे हैं हम सबका नाम लिख लेते हैं। एल्युमिनियम दिख रहा है, ठीक है, चलिए। और क्या दिख रहा है आपको? सल्फ़र दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। यानी कि 5 एटम्स दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 5 इक्वेशंस बनने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं इक्वेशन एक बार फिर से देख लीजिए। जो भी कॉफिशिएंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड पे पहले ध्यान से देखिए। जैसे एल्युमिनियम कहाँ दिख रहा है? बस यहाँ पर, और तो यहाँ नहीं दिख रहा ना एल्युमिनियम। चलिए यहीं पर ध्यान दीजिए। कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो इस 2 को, सॉरी, कॉफिशिएंट है A और सबस्क्रिप्ट है 2, तो इस 2 को A से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा? 2A, है ना? ओके, 2A। अब तो रिएक्टेंट के साइड में कहीं एल्युमिनियम दिखा नहीं, अब सीधे प्रोडक्ट के साइड पे देख रहा है, तो इक्वल डालिए और प्रोडक्ट वाले को ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट के साइड पे एल्युमिनियम का सबस्क्रिप्ट कितना है? 1। कॉफिशिएंट कितना है? C, तो 1 इंटू C क्या होगा? ओनली C। हाँ, यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया एल्युमिनियम के थ्रू। सल्फ़र का इक्वेशन बनाते हैं। सल्फ़र को ध्यान से देखिए, ब्रैकेट खोलते ही ये 3, यहाँ एक्चुअली 1 है अभी, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सल्फ़र का सबस्क्रिप्ट 1 है और कॉफिशिएंट कितना है? A, तो यानी 3A। यहाँ पे क्या हो गया? 3A सल्फ़र। और कहीं तो है नहीं रिएक्टेंट के साइड में सल्फ़र? हाँ, प्रोडक्ट के साइड पे यहाँ दिख रहा है। सबस्क्रिप्ट कितना है? 1, और उसके आगे कॉफिशिएंट कितना है? तो कॉफिशिएंट कितना है? D, तो 3A इक्वल टू D हो गया। ओके, ऑक्सीजन को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 3 जा 12। इस साइड पे ऑक्सीजन कितना है? 12। ठीक है, इस साइड पे ऑक्सीजन 12 दिख रहा है आपको। ओके, और सबस्क्रिप्ट कितना दिख रहा है आपको? A, तो 12 इंटू A क्या हो जाएगा? 12A। ओके, ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो प्लस का साइन दीजिए। अगर रिएक्टेंट के साइड पे तो इक्वल मत दे देना, यहाँ प्लस का साइन देना, फिर यहाँ लिखना कितना सबस्क्रिप्ट है? 1। 1 इंटू B कितना हो गया? B इज इक्वल टू, अब देखो इधर के साइड आ जाओ, इधर के साइड आ जाओ। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1 इंटू 3, है ना? 3, और कॉफिशिएंट कितना है? C। ठीक है, तो 3 इंटू C यानी कितना हो गया? 3C। ठीक है, प्लस अभी और भी ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, कितना है? 4 और इंटू D, 4D। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। सोडियम पे आ जाते हैं अब। सोडियम को ध्यान से देखिए, सोडियम कितना है इस साइड को? अगर आप ध्यान से यहाँ से देख सकते हो तो सोडियम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आपको 1 ही दिखाई दे रहा है, तो 1 इंटू B क्या आ गया? B। ओके, अच्छा, सोडियम इधर के साइड देखते हैं, प्रोडक्ट के साइड पर। अब रिएक्टेंट के साइड पे तो कोई सोडियम है नहीं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट देख रहे हो तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, कॉफिशिएंट D दिखाई दे रहा है, तो 2 इंटू D कितना हो गया? 2D। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, इधर पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है सबस्क्रिप्ट में, तो यहाँ, और उसका कॉफिशिएंट B है, तो B इंटू 1 B। अच्छा, इधर हाइड्रोजन ध्यान से देखिए,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कितना 1 इंटू 3 3 समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमने इक्वेशन सारे बना लिए सारे एटम पे। अब फटाफट हमें किसी को भी 1 मान लेना। देखो ऐसा कोई ये नहीं है कि आप किससे 1 मानोगे, कोई ज़रूरी नहीं ए को ही माने। मैंने पहले भी बोला है आप उसे ही 1 मानना, उसी वेरिएबल को 1 मानना। या तो ए को मानोगे, या तो बी को मानोगे, या तो सी को मानोगे, या तो डी को मानोगे, बट आप उसी को 1 मानना जो ज़्यादातर इक्वेशन में दिखाई दे रहा हो। जैसे कि इस इक्वेशन में ए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कहीं ना कहीं ए दिख गया, तो 3 इक्वेशन में ए दिख रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट करना है। लेट ए इक्वल टू 1, हमें ए इक्वल टू 1 मान लेंगे। तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे अगर आप 1 मान लोगे तो 3 इंटू 1 इक्वल टू डी आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस जगह पे आ जाओ। अगर आप इस जगह पे या इसी इक्वेशन में चलो कर लेते हैं काम। यहाँ पर हम ए सी और डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो 12 इंटू ए की जगह पे 1, बी अननोन है, रहने दो, ठीक है। सी पता है आपको, सी इंटू 2, और डी पता है आपको 4 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो गया, 12 प्लस बी इज इक्वल टू 6 प्लस का 12, ठीक है। यानी कि 12 प्लस बी इज इक्वल टू 18। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। बी निकल गया। चलिए, हमारा ए बी सी डी निकल चुका है, चारों चीज़ निकल चुका है। अब समय है इसको पुट करने की, है ना। हम इसे पुट करते हैं इस वैल्यू को। कैसे पुट करेंगे, तो ध्यान से देखो। हम पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं जो भी था हमारे पास। एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस का सोडियम सल्फेट Na2SO4। चलो भाई, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। बी की वैल्यू कितनी आई थी, 6, तो यहाँ 6 पुट कर दिया। डी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू आई थी 2, यहाँ 2 पुट कर दिया। डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू आई थी अपने पास 3, यहाँ 3 पुट कर दिया। यानी कि ये जो इक्वेशन था अब क्या बन गया, Al2SO4, ओके, 3 प्लस 6NaOH, ओके, 2AlOH3, 3Na2SO4। अब थोड़ा मिलाना, जो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड में किया और जो आपने शॉर्टकट मेथड में किया वो सेम आ रहा है। तो ध्यान से देखना थोड़ा। अभी आपने बैलेंसिंग किया था, यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ पे हमने बैलेंसिंग किया था, ध्यान से देखो, सेम है। 6NaOH ये भी सेम है, फिर 2AlO3 ये भी ठीक है, और यहाँ 3, तो दोनों के दोनों तरीके से आपने बैलेंसिंग किया, आपको सेम, ठीक है, सेम चीज़ दिखाई दिया। तो अब मैं बैलेंसिंग स्टॉप करता हूँ, टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आपने केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया है, अब हम इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम अगला टॉपिक भी कवर करते हैं, जिसमें हमें सीखना है कि हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप कैसे बना सकते हो। पहला जो अगर आप देखोगे तो पहला जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में आपको दिखाई देते हैं, उनके फिजिकल स्टेट को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग सम सिंबल्स लाइक व्हाट। अगर कोई सॉलिड पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बगल में हम स्मॉल एस लिख देते हैं। उसी तरीके से जो रिएक्टेंट कोई अगर लिक्विड है या फॉर्मेशन होने वाला प्रोडक्ट कोई लिक्विड है तो उसके लिए हम स्मॉल एल यूज करेंगे। अगर एक्वस सॉल्यूशंस है ना, जो रिएक्टेंट है वो एक्वस सॉल्यूशन में है या बनने वाला प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के सॉल्यूशन में है, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम उसके लिए AQ लिखते हैं। और अगर जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने गैसियस फॉर्म में है तो यहाँ पर जनरली हम G लिखते हैं गैसियस फॉर्म के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्मॉल s ये इंडिकेट कर रहा है कि जिंक यहाँ सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर AQ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखोगे AQ लिखा है बगल में, AQ इंडिकेट कर रहा है कि ये जनरली क्या है, एक्वस फॉर्म में है। उसी तरीके से जिंक सल्फेट के बगल में AQ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, और G हाइड्रोजन के बगल में G दिखाई दे रहा है, यानी ये बता रहा है कि ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है।
तो यहाँ पर कभी कभी हम लोग एरो साइन भी यूज करते हैं कि अगर सपोज करो कोई गैस बन रहा है तो उस एरो के साइन को ऊपर दिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अब नीचे वाले डायरेक्शन को ध्यान से देखिए, नीचे वाले डायरेक्शन में क्या दिख रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम सिंबलिक फॉर्म में आप देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, एक्वस है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, ओके। और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। तो अगर प्रेसिपिटेट होता है तो जनरली एरो साइन नीचे के साइड दिया जाता है, और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है जो जनरली लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमने फिजिकल स्टेट को शो कर दिया। अगला है कि हीट चेंज। देखो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसमें हीट चेंज होता है, या तो हीट इवॉल्व होगा, ओके, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर हीट इवॉल्व हुआ, आपने दो केमिकल रिएक्शन, दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया, हीट इवॉल्व हुआ, हीट जनरेट हुआ, तो जनरली जो जनरेट होने वाले हीट को हम प्लस साइन या प्लस हीट एनर्जी या प्लस एनर्जी के फॉर्म में प्रोडक्ट के साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन को बन के ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, तो हीट यहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो प्रोडक्ट के साइड पे हमने हीट लिख दिया। सिमिलरली मीथेन को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको प्रोडक्ट के साइड पे हीट लिखिए। उसी तरीके से ग्लूकोज के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो ये हमारा क्या है, रिस्पिरेशन है ना, रिस्पिरेशन प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, चूँकि एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट के साइड पे लिखा गया है। अब सपोज करो कहीं कहीं हीट एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि किसी रिएक्शंस को कभी कभी क्या होता है पूरा कराने के लिए या तो वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर उनको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है रिएक्शंस को करवाने के लिए। ऐसे रिएक्शंस को जनरली हम क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जहाँ हीट प्रोड्यूस होता था आपको याद होगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर हमें हीट या तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या हीट दिया जा रहा है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो या दिया जाए तो वहाँ पर हम प्लस हीट रिएक्टेंट के साइड पे लिख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हीट हमें इससे प्रोवाइड करना पड़ रहा है। सो हीट हमने प्रोडक्ट के साइड पे लिख दिया, सॉरी रिएक्टेंट के साइड पे लिख दिया। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हमने यहाँ पर हीट क्या किया, रिएक्टेंट के साइड पे लिख दिया। कभी कभी हम ऐसे भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि N2+O2, इस हीट को जनरली हम यहाँ भी लिखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हीट देना पड़ा, स्पेशल कंडीशन हम शो करने के लिए शो करते हैं। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट और को हीट करने पे तो हीट कभी कभी यहाँ भी लिखा जाता है, तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, ठीक है, दोनों तरीका सही है। अगला है हमारा टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। किसी खास कंडीशन में अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम जनरली एरो साइड के ऊपर लिख के दिखा देते हैं। जनरली जैसे कि सपोज करो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अभी आपने पढ़ा कि हीट अगर दिया जा रहा हो तो हीट को जनरली हम यहाँ पर डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो आपने हीट वाला पढ़ा था तो यहाँ पर हम हीट ना लिख कर सीधे डेल्टा भी लिख देते तो भी ठीक है, मतलब है कि हमने इसको हीट दिया, ठीक है। यहाँ भी हमने हीट दिया। या कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है, कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है। कैटलिस्ट जनरली क्या होते हैं, कैटलिस्ट जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैटलिस्ट का डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में आ जाए तो आप बोलोगे, तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस, ओके, आर द substances which do not take part in a chemical reaction, take part in a chemical reaction ये कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट their presence, okay, their presence can initiate or
इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके होने से कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, या फिर ये क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, लाइक तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, लेकिन इसके लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के बिना ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है और सनलाइट जनरली एनर्जी देने का काम कर रहा है। बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब तक आपने केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना सीख लिया था। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट okay, reactants is equal to the total mass of product, ठीक है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल्ड करने के लिए जनरली हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो कि वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास according to which mass neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. The total mass of reactant is equal to the total mass of product. ओके, तो हमने यहाँ तक के अपने जर्नी को पूरा कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें जनरली हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इन पांचों टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होते हैं अगले दिन।